नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी जो अभी आगामी शिक्षक भर्ती होने वाली है उसके एमसीक्यू की क्लास है और हमारा टॉपिक क्या है? वही शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान आज के डेट में शिक्षा का आधार है, जिसके आधार पर शिक्षा प्राप्त की जा रही है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। बाकी सब्जेक्ट, बाकी चैप्टर तो आप आसानी से थोड़ा सा कर भी लोगे, इसमें थोड़ा सा अपने को क्या है, याद करने वाली चीजें भी है, समझने वाली चीजें भी हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा समय लेके पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत सी संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है कि 15 अगस्त को, मतलब कल, आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त मतलब कल, हो सके तो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी 5000 शिक्षक भर्ती की घोषणा कर सकते हैं। अभी आप एक पोस्ट देखे होंगे जो वायरल हो रहा है ना? प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के पेज से एक पोस्ट आया है, सौरभ नाम है जहां तक उन सर का, उन्होंने पोस्ट किया है कि बहुत जल्द ही शिक्षक भर्ती की घोषणा होंगी और परीक्षा के लिए समय भी बहुत कम मिलेगा। लगभग 5000 ही पोस्ट पर भर्ती होगी और लगभग एक पोस्ट के पीछे 1000 लोग रहेंगे। ऐसा एक पोस्ट आया है जो चल रहा है, जिससे यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही, आज 14 तारीख है, बहुत जल्द ही क्या होगा, नोटिफिकेशन आ सकता है या घोषणा हो सकती है किसकी? शिक्षक भर्ती की। जैसा मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि समय बहुत कम है, तो हमको तैयारी अभी से चालू करना पड़ेगा। अगर हम फॉर्म भरने के बाद तैयारी चालू करने की सोचेंगे तो हमको फिर आने वाली शिक्षक भर्ती का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती में तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा है, पोस्ट भी कम है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब चीज छोड़ छाड़ के, है ना, अगर आप बीएड किए हो, डीएलएड किए हो और आप टेट क्वालिफाई हो, या फिर आप बीएड किए हो, पीजी किए हो, टेट क्वालिफाई नहीं हो, तो भी कोई बात नहीं। वर्ग 1 के लिए टेट नहीं मांगता है और ना ही वर्ग 1 के लिए टेट का एग्जाम होता है। टेट का एग्जाम हमेशा वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए ही होता है। ठीक है, तो वर्ग 1 के लिए टेट नहीं मांगता, तो आप अगर बीएड किए हो, पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप वर्ग 1 भर सकते हो। अगर आप बीएड किए हो और टेट क्लियर है तो वर्ग 2 भर सकते हो। अगर आप डीएलएड किए हो, टेट क्लियर है, तो वर्ग 2 और 3 भर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप एलिजिबल हो तो आप जरूर क्या करिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सर हम लास्ट सेम में हैं या हमारा सेकंड ईयर है, तो मैं बता दूं कि जब 2023 में भर्ती हुई थी तो जो लास्ट सेम वाले स्टूडेंट थे उनको शामिल किया गया था। नोटिफिकेशन में लिखा था कि जिस दिन शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा उससे पहले आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है शिक्षक भर्ती के रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, तो फिर आप पेपर दिला सकते हो। ठीक, तो ये हो गई। फाइनल सेम वाले भी अपेयर हो सकते हैं बशर्ते उनका रिजल्ट शिक्षक भर्ती के रिजल्ट से पहले आए। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने बहुत से स्टूडेंट को 2023 में बीएड वालों का रिजल्ट इसीलिए बैक डेट से लॉन्च किया ताकि वो शिक्षक भर्ती में क्या हो, एलिजिबल हो। लोगों को ये याद होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। जिनका टेट क्लियर नहीं है उनके पास 2 मौका है, एक तो दिसंबर का सी टेट, फरवरी का सीजी टेट। तो आप बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाइए। यही सब चीज सीजी टेट में भी पूछेगा और यही सब चीज आपके शिक्षक भर्ती में भी पूछेगा। ठीक, तो चलिए आज के इस कार्रवाई को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है ना? संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के बहुत से संप्रदाय हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के बहुत से संप्रदाय हैं। तो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ सोशोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सोशोलॉजी बोल दिया मैंने, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये संप्रदाय क्या होता है? मनोविज्ञान को अपने अनुसार अलग अलग देखना ही क्या है? संप्रदाय है। मैं किससे हूं? मैं कबीर संप्रदाय से हूं, तो मैं कबीर वाला पाठ पढ़ूंगा। ठीक है, मैं मुस्लिम संप्रदाय से हूं तो मैं मुस्लिम वाला पाठ पढ़ूंगा। मैं सिख संप्रदाय से हूं तो मैं सिख वाला पाठ पढ़ूंगा। भगवान एक ही है, लौकिक शक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग नजरिए से देखना अलग अलग संप्रदाय का उदय कर देता है। ठीक है, तो
तो यहां क्या बोल रहा है, चेतना के कार्यों पर। ठीक है, आपको पता है मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा अरस्तु ने, पोम्पोनॉजी ने इनको मन का विज्ञान कहा, विलियम वुंट ने इनको मस्तिष्क और चेतना का विज्ञान कहा, उसके बाद जेबी वॉटसन ने इनको व्यवहार का विज्ञान कहा। तो सब अलग अलग टाइप से मनोविज्ञान को देख रहे हैं, तो उसी के अनुसार अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं। तो चेतना के कार्यों पर, चेतना के कार्यों पर कौन सा संप्रदाय काम करता है? ठीक है, चेतना के कार्यों पर कार्य करता है कौन सा संप्रदाय? प्रकार्यवाद। ये कार्य लिखा हुआ है ना, प्रकार्यवाद किसमें? चेतना के संप्रदाय पर, ठीक है, काम करता है। ठीक है, अब दूसरा है संरचनावाद, ऑप्शन होगा ए। संरचनावाद क्या है? यह सबसे प्रथम संप्रदाय है। यह क्या है? मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। ठीक है, ये चारों संप्रदाय मैं आपको समझा देता हूं। संरचनावाद मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है, सबसे पुराना संप्रदाय है। कौन? विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट। संरचना मतलब क्या करेगा? ये चेतना की संरचना का अध्ययन करेगा कि चेतना बनी कैसे है। तो ये चेतना की संरचना का अध्ययन करेगा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संरचनावाद। ये चेतना बनी कैसे है, चेतना की संरचना का अध्ययन करता है, इसीलिए कहा जाता है संरचनावाद। ये मनोविज्ञान की प्रथम क्या है? ये संप्रदाय है। ठीक है, चेतना की संरचना का अध्ययन करता है। अब प्रकार्यवाद कौन बनाया है? प्रकार्यवाद बनाया है आपका कौन? विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स। ये विलियम वुंट है और ये है विलियम जेम्स। ये चेतना के कार्य का अध्ययन कर रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है प्रकार्यवाद। चेतना के कार्य का अध्ययन कर रहा है, इसीलिए कहा गया है प्रकार्यवाद। ठीक है, चेतना के ध्यान पर कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है। कब किया गया? ये 1895 में। ठीक, उसके बाद प्रेरकीवाद। प्रेरकीवाद, प्रेरकी मतलब उत्तेजना देना, व्यवहार को कराने के लिए उत्तेजना देना, व्यवहार को कराने के लिए उत्तेजना देना, प्रेरकीवाद। ये कौन किया है? ये विलियम मैकडूगल ने प्रतिपादित किया है। विलियम मैकडूगल। समझिए, प्रेरकीवाद मतलब व्यवहार किससे प्रेरित है? तो विलियम मैकडूगल ने प्रेरकीवाद को लॉन्च किया और इसने बोला मनुष्य की कितनी मूल प्रवृत्ति है? मनुष्य की 14 मूल प्रवृत्ति होती है। जो कैसे होती है? जो जन्मजात होती है। हमारे अंदर 14 टाइप की भावनाएं जन्मजात होती है, और जब वो भावना जागती है तो उस भावना को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। और इसी व्यवहार का फिर क्या किया जाता है? मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो, अगर कोई बच्चा डर रहा है, मूल प्रवृत्ति है डर, भयभीत, तो वो क्या करेगा? भागेगा, इधर उधर जाएगा। तो वो मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार कर रहा है। अब मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि इसकी मूल प्रवृत्ति डर जाग चुकी, इसलिए भाग रहा है। और यही मनोवैज्ञानिक समझेगा कि वो डर रहा है और उसकी डर को शांत करके उसको पढ़ाएगा। तो ये प्रेरकीवाद, आपके व्यवहार को कौन प्रेरित कर रहे हैं ऐसा करने के लिए? तो 14 मूल प्रवृत्ति है उन लोग, वो मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है और वही आपकी व्यवहार को क्या करती है? प्रेरित करती है। अब जैसे वात्सल्य आ गया तो प्रेम आएगा, घृणा आएगा तो भागोगे, और युद्ध आएगा तो क्रोध आएगा। ठीक है, तो ऐसे 14 मूल प्रवृत्ति है जिनके अनुसार आदमी क्या करता है? व्यवहार करता है। तो प्रेरकीवाद विलियम मैकडूगल, कितनी मूल प्रवृत्ति? 14। प्रकार्यवाद, चेतना के कार्य को कौन देखेगा? विलियम जेम्स। चेतना की संरचना को कौन समझेगा? विलियम वुंट। अब आएगा मानवतावाद। मानवतावाद, ये मानवतावाद है ना, इसको मैं एक शायरी से भी आपको समझाऊंगा। मानवतावाद आदमी के जीवन की जो 5 मूलभूत आवश्यकता है, आदमी के जीवन की जो 5 मूलभूत आवश्यकता है, उस पर ये क्या है? डिपेंडेंट है। इसके प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मेस्लो। कौन? अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो। ठीक है, मानवतावाद को आवश्यकतावाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यकता। और इसने मनुष्य की आवश्यकताओं पर क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। यह बोले कि व्यवहार मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करता है वो, तो मनुष्य की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो व्यवहार करेगा, उसके अनुसार उसका मनोविज्ञान चलेगा। तो मानवतावाद या क्या आवश्यकतावाद किसने प्रतिपादित किया? अब्राहम मेस्लो ने प्रतिपादित किया। ठीक है, इनके अनुसार
है ना। इनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकता के कितने चरण है? 5 चरण है। ठीक है, मानवतावाद आवश्यकतावाद के कितने चरण है? 5 चरण है। सबसे प्राथमिक चरण है क्या? सबसे प्राथमिक चरण है आपका शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, सबसे प्राथमिक चरण क्या है? शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, सबसे प्राथमिक चरण है शारीरिक, शारीरिक आवश्यकता। इसमें आदमी सबसे पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करेगा? भूख, प्यास, नींद, ये सब आवश्यकता पूरी करता है। ठीक है, इसमें इंसान सबसे पहले अपनी भूख, प्यास और नींद को पूरी करता है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता, इसमें आदमी क्या करता है? नौकरी, नौकरी, घर, स्वास्थ्य, ये सब आवश्यकता को पूरी करेगा। तीसरी आवश्यकता क्या है? सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक, सामाजिक में क्या करेगा? सामाजिक में करेगा क्या? प्रेम, स्नेह, प्रेम, स्नेह, अपनापन, इन आवश्यकता को पूरी करेगा। ठीक है, आवश्यकतापन, परिवार, दोस्त और दूसरे लोगों से जुड़ेगा। अपने को छोड़ के जिनसे भी दूसरे को जुड़ेगा वो क्या होगा? समाज होगा। प्रेम, स्नेह, अपनापन, परिवार, दोस्त, बीवी, जो भी बच्चे। उसके बाद क्या होगा? सम्मान की आवश्यकता आएगी। क्या आएगा? सम्मान की आवश्यकता आएगी। इसमें मनुष्य क्या करता है? इसमें सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए काम करेगा। आत्मसम्मान, दूसरों से सम्मान प्राप्त करेगा। ठीक है, दूसरों से सम्मान प्राप्त करेगा, है ना। ये चौथी आवश्यकता। और पांचवी आवश्यकता क्या होती है? आत्मबोध, आत्मबोध। अब ये आत्मबोध की आवश्यकता में क्या करेगा? अपनी क्षमताओं को देखेगा, अपनी क्षमताओं को देखेगा। ठीक है, अपनी क्षमताओं को देखेगा और लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब ये अब्राहम मैस्लो की 5 आवश्यकताएं, मनुष्य पूरे जीवन भर इन्हीं 5 आवश्यकताओं के अनुसार चलता है। पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐसा रखा कि ये चारों संप्रदाय आपको एकदम रटा जाना चाहिए और पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। अब आप देखे हो, ठीक है, विकास दिव्यकृति सर का एक का शायरी है ना, कि हर उम्र में फितूर जुदा होता है, हर उम्र में फितूर जुदा होता है, खिलौने मासूका रुतबा और उसके बाद खुदा होता है। तो भैया ये उसी कॉन्सेप्ट पे है, समझने के लिए बता रहा हूं। शारीरिक आवश्यकता, कोई भी आदमी सबसे पहले क्या देखता है कि अपने भूख प्यास सबको मिटाएगा, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेगा। तो सबसे प्राइमरी नीड क्या होती है? फिजिकल नीड। अपने भूख प्यास नींद सबको मिटाएगा, उसके बाद ही वो दूसरा काम करेगा। अब जब कोई आदमी का पेट भर जाता है, उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो वो सोचता है रहने के लिए मेरे पास एक घर हो, है ना, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास अस्पताल हो, मैं इलाज करा सकूं। तो क्या करेगा? वो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करेगा। अब शारीरिक आवश्यकता भी हो गई, सुरक्षा की आवश्यकता भी हो गई, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पास कोई हो जो मेरे को प्यार करे, मेरे पास कोई हो जो मेरे से बातें करे, मेरे पास कोई दोस्त हो जिसके साथ मैं घूमने जाऊं। तो फिर वो अपनी सामाजिक आवश्यकता को पूरी करेगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। उसके बाद क्या आता है? जब आदमी के पास पेट भरा हो, घर हो, बीबी बच्चे हो, तो वो क्या सोचता है? अब मेरा समाज में नाम हो, क्योंकि मैं एक सक्सेस आदमी हूं, तो मेरा अब समाज में क्या हो? नाम हो, लोग मेरा तारीफ करे, लोग मेरे पीछे भागे। तो वो क्या करेगा? फिर अपने सम्मान की आवश्यकता को पूरी करेगा। उसके बाद जब उसका बहुत मान सम्मान हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो वो क्या सोचेगा? चिंतन करेगा कि समाज ने मेरे को इतना कुछ दिया, मैं भी समाज के लिए कुछ करता हूं। तो वो अपने लक्ष्य को पूरा करेगा, दान करेगा, लोगों की सहायता करेगा, उसके बाद परमार्थ का काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो भगवान के पूजा पाठ चालू करेगा, दान करेगा, सामाजिक काम करेगा। तो वो उसकी क्या होगी? अंतिम आवश्यकता होगी। अब आप खुद देख लीजिए, अगर आपके पास अभी क्या है? नौकरी नहीं, आपके पास सबसे पहले आप भूखे हो, तो क्या बोलोगे? भैया खाना दे दो। खाना मिलने के बाद भगवान रहने के लिए कोई जगह दिला देता, है ना,
मेरा तबीयत खराब होता तो अस्पताल दिला देता, ठीक है, मेरे को नौकरी दिला देता। दूसरा हो सकता। तीसरा क्या होगा, यार फील होता है अकेला अकेला, यार कोई दोस्त होता, प्रेमिका होती, बच्चे होते। फिर क्या करेगा, सामाजिक आवश्यकता होगी। उसके बाद जब सब आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, मेरे को मेरा सब सम्मान करे, मेरा नाम ले, मेरे आगे पीछे डोले। उसके बाद जब आप ये भी होने लगेगा तो क्या बोलोगे, बहुत जी लिया यार जिंदगी, अब दूसरों के लिए जीना है ना। तो ये पांचवी आवश्यकता, और इसी को बोलते हैं मानवतावाद संप्रदाय, अब्राहम मेस्लो। एक क्वेश्चन सी टेट में पूछा था, मध्याह्न भोजन योजना कौन सी आवश्यकता पर आधारित है? तो मध्याह्न भोजन योजना आपके मानवतावाद संप्रदाय या आवश्यकतावाद संप्रदाय अब्राहम मेस्लो के कॉन्सेप्ट पर, शारीरिक आवश्यकता पर आधारित है, ठीक है। तो चेतना के कार्यों पर कौन ध्यान देगा, प्रकार्यवाद संप्रदाय ध्यान देगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? अरस्तु को। केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? अरस्तु को। और अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद विलियम वुंट क्या है? विलियम वुंट है पहले प्रयोगशाला बनाने वाले। विलियम जेम्स कौन है? दूसरे प्रयोगशाला बनाने वाले। पहला पूछेगा मनोविज्ञान का तो विलियम वुंट, दूसरा पूछेगा तो विलियम जेम्स, है ना। विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों को, है ना, किसका आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने पहली प्रयोगशाला बनाई। विलियम जेम्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने दर्शन शास्त्र से अलग करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। प्लेटो कौन है? प्लेटो है अरस्तु के गुरु, ठीक है। और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। सुकरात कौन से वादी वाले हैं? आदर्शवादी, है ना। सुकरात कौन से? आदर्शवादी। और आदर्शवादी विचारक का जन्मदाता कौन है? प्लेटो है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक और यूनानी भाषा से हुई है। ए और बी, इसमें दो शब्द हैं। पहला है साइकी। साइकी, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है। दूसरा है लोगस, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन ग्रीक और यूनानी भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? तो मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा विलियम मैकडूगल ने दी है। विलियम मैकडूगल बोलते हैं 14 मूल प्रवृत्ति है, और उसी के अनुसार मनुष्य आचरण और व्यवहार करता है। परिभाषा तो याद करना पड़ेगा भैया, ठीक है। विलियम मैकडूगल ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। और व्यवहारवादी कौन है? व्यवहारवादी है वॉटसन। वॉटसन क्या किए थे, है ना, लिटिल क्या प्रयोग किए थे? लिटिल अब्राहम प्रयोग, ऐसा कुछ प्रयोग किए थे 9 महीने के बच्चे पे, ठीक है। ये भी आगे देख लेंगे। चलो, अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? बताइए भाई, अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक। आपको याद है मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस देश का योगदान है? मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अमेरिका का योगदान है। तो अमेरिका का प्रथम बोल रहा है, तो अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, इसने क्या किया था? इसने 1880 में मनोविज्ञान को पृथक विषय बनाया। इसने 1880 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय बनाया, ठीक है। स्वतंत्र विषय बनाया था और मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब ये बोल दिया मनोविज्ञान। अगर बोलेगा शैक्षिक मनोविज्ञान, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है ना? थॉर्नडाइक है। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? जेबी वॉटसन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारी संस्था के द्वारा सीजी टेट, है ना, सीजी टेट पेपर 1 और 2 दोनों की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, अपडेटेड क्लास भी मिलेंगे, लाइव क्लास भी समय के अनुसार हम कंडक्ट कराएंगे। मात्र 999 में इसमें आपको पीडीएफ नोट मिलेगा और आप वो पीडीएफ नोट्स प्रिंट करा सकते हो। उसी के साथ
हमारी संस्था के द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती की भी क्लास आयोजित की जा रही है। यह भी मात्र 999 रुपए में है। इसमें भी आपको रिकॉर्डेड अपडेटेड क्लासेस और पीडीएफ नोट्स मिलेगा। समय के अनुसार जैसी आवश्यकता हो लाइव क्लास भी ली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म में संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687 या फिर आप प्ले स्टोर से संस्था का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप देख रहे हैं ये एमसीक्यू, इसकी पूरी डिटेल थ्योरी क्लास, बहुत औसम क्लास, बहुत हैंडसम क्लास हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों, अभी भी बोल रहा हूं, समय बहुत कम है। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार संपर्क करें। वैसे तो हम बाकी धूम मचाएंगे ही किसमें, यूट्यूब में, और ये वर्ग 2 के लिए भी है। ठीक है, आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सभी का रेट 999 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 बार आपका सीजीटेट सीटेट में भी पूछा है। कथन पढ़िए, मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे 1 दर्जन स्वस्थ और ठीक बनावट के बच्चे दीजिए। मैं उनके गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं, उनके पूर्वजों के व्यवसाय और जाति को ध्यान में रखे बिना उन्हें चिकित्सा, विधिवेत्ता, कलाकार, प्रमुख व्यापारी और चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूं। यह कथन किसने कहा है ना? यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो याद रखना, ऐसा चमत्कार आपके व्यवहार में परिवर्तन करके ही होगा। ऐसा चमत्कार आपके व्यवहार में परिवर्तन करके ही होगा। तो इसको कौन बोलेगा? व्यवहारवादी बोलेगा। व्यवहारवादी कौन है? प्रमुख जेबी वॉटसन। कौन? जेबी वॉटसन। ठीक है, प्रमुख व्यवहारवादी जेबी वॉटसन। ठीक, तो ये बोलते हैं आप मेरे को स्वस्थ बच्चे दे दो, ठीक ठाक, बिना बीमारी के स्वस्थ बच्चे दे दो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कुछ भी सोचते हो, मैं उनको प्रशिक्षित करके जो बनाना चाहूं वो बना सकता हूं। चाहे चोर बनाऊं, डाकू बनाऊं, चिकित्सक बनाऊं, वकील बनाऊं, व्यापारी बनाऊं, पायलट बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, जो भी बनाऊं मैं बना सकता हूं। कैसे? उनके व्यवहार में परिवर्तन करके। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? देखिए, वॉटसन ने एक प्रयोग किया था एक छोटे बच्चे के साथ, लिटिल एंजल, लिटिल अब्राहम, जो भी नाम होगा बच्चे का मैं भूल रहा हूं, 9 महीने के बच्चे के साथ इन्होंने एक प्रयोग किया था। ठीक है, उसके माता पिता से परमिशन लेके। एक आप पढ़े होंगे पावलाव का क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत। पावलाव का क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत पढ़े होंगे आप। उसमें क्या करता है? पावलाव बताता है कि भैया क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक बंध बनता है कंडीशन के अनुसार। ठीक है, वो जब भी कुत्ते को खाना देते थे, घंटी बजाते थे, तो कुत्ता खाने को देख के लात टपकाने लगता था। फिर खाना देते थे, घंटी बजाते थे, कुत्ता खाने को देख के लात टपकाता था, है ना? पहले क्या होता था? स्टिमुलेस होता था, फिर क्या होता था? रिस्पॉन्स, फिर स्टिमुलेस, रिस्पॉन्स, फिर वो क्या हुआ? खाना नहीं भी देते थे, केवल घंटी बजाते थे, तो घंटी बजाने से कुत्ता लात टपकाने लगता था, उसको लगता था खाना मिलेगा। तो पावलाव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत जानवर के साथ किया था, और उसी क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत को वॉटसन ने इंसान के बच्चे के साथ किया, 9 महीने के बच्चे के साथ। एक बच्चा था 9 महीने का जो बिल्कुल निडर था। पहले उसको विभिन्न प्रकार के जानवर और आकृति दिखाई गई, वो उन लोगों से नहीं डरा, वो उन जानवर और आकृति से नहीं डरा, लेकिन फिर उसको एक सफेद चूहा दिया गया, चूहे के साथ वो खेलने लगा, नहीं डरा। फिर उसको एक सफेद चूहा दिया, और जैसी सफेद चूहा दिया, जोर से आवाज की गई, हथौड़े से मार के जोर से आवाज की गई, वो डरा और रोने लग गया। फिर उसको सफेद चूहा खेलने के लिए दिया गया, फिर उसके पीछे जोर से हथौड़े से आवाज की गई, फिर वो डरा और रोने लगा। फिर तीसरी बार उसको चूहा दिया गया, वो चूहे को देख के ही रोने लगा बिना हथौड़े की आवाज से। तो उसने क्या किया? उससे एक संबंध बना लिया कि ये चूहे से डरावनी आवाज आती है, ये चूहे से डरावनी आवाज आती है, और वो क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत को किसके साथ? इंसान के साथ क्या कर दिए? मिला दिए। और इससे यह हुआ कि बच्चा अब कोई भी चूहे के आकार का और सफेद कलर का पदार्थ देखता था, वस्तु देखता था, वो रोने लगता था, उसको लगता था यही चूहा है। तो वो क्या कर लिया था? अपने डर का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कर लिया था। ठीक है, पर धीरे धीरे उसका ये डर खत्म हुआ, तो न्यूट्रलाइजेशन भी हो गया, डर खत्म भी हो गया। तो ये पूरी कहानी देखिए, व्यवहार में कैसे परिवर्तन करके
किसी आदमी को, उसको डरना सिखा दिए भैया चूहे से। अब वो आदमी किसी भी आदमी को ऐसे ही इफेक्ट डाल डाल के चोर भी बना सकता है, डाकू भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। और वो बोलता भी है मेरे को दे दो स्वस्थ बच्चे, है ना, बोलते थे वो, मेरे को दे दो स्वस्थ बच्चे, मैं कुछ भी बना दूंगा। तो ये कथन किसका है? वॉटसन का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी डिस्क्रिप्टिव अपना यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्कशन हो रहा है। सेम ऐसे ही पूरा डिस्कशन अपने थ्योरी क्लास में भी है, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क करिए। गेल्टास्टवाद संप्रदाय, इसको समग्रवाद या पूर्णवाद भी कहते हैं। इनका मानना है कि किसी भी समस्या को तोड़ के क्या नहीं किया जाता, सॉल्व नहीं किया जाता, उसको संपूर्ण रूप से सॉल्व किया जाता है। केला सुल्तान नाम का चिंपांजी बंदर, पढ़ाया था मैं, कहानी बताया था। कमरे के अंदर 2 बॉक्स, एक छड़ी, पहले एक बॉक्स रखेगा, केला नहीं पकड़ाएगा, दूसरा बॉक्स रखेगा, फिर भी केले तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर एक के ऊपर एक बॉक्स रख के उसके ऊपर चढ़ के छड़ी से केला तोड़ेगा। तो वो पूरी परेशानी को समग्र रूप से सॉल्व किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समग्रवाद। इसका प्रतिपादन कब हुआ दोस्तों? इसका प्रतिपादन हुआ 1912 में। कब हुआ? 1900। गेल्टास्टवाद का प्रतिपादन कब हुआ? 1912 में हुआ। ठीक है, इसको संपूर्णवाद भी बोलते हैं। किसने प्रतिपादित किया, कौन इसका लॉन्च किया? मैक्स वर्दिमर। कौन? मैक्स वर्दिमर, जर्मनी के थे, इन्होंने किया। गेल्टास्ट शब्द जर्मनी का है और इसका अर्थ होता है किसी भी चीज को संपूर्णता से देखना। तो यह समझ में आ गया। इसके सहयोगी कौन थे? कोल्हर, कोपका और लेविन। ठीक है, पूछा जाता है। चलो, मनोविज्ञान के विकास के चरण कितने हैं? अभी तक आप पढ़े हो मनोविज्ञान के विकास के चरण कितने हैं? तो मनोविज्ञान के विकास के 4 चरण है। पहला है आत्मा, दूसरा है मन, तीसरा है चेतना और चौथा है व्यवहार। तो चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी में किसने बोला? अरस्तु ने बोला। ठीक है, 17वीं शताब्दी में किसने बोला? पोम्पोनाजी ने बोला। ठीक है, उसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में किसने बोला? विलियम वुंट ने बोला। विलियम वुंट। 19वीं शताब्दी में किसने बोला? वाटसन ने बोला। ठीक है, तो 4 चरण है, ऑप्शन होगा बी। चलिए अगला, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। तो भैया शिक्षा मनोविज्ञान तीनों टाइप का विज्ञान है। अनुप्रयुक्त मतलब इसका आप प्रयोग करते हो, सामाजिक मतलब आप दूसरे अपने समाज पर इसका प्रयोग करते हो, समाज में चलता है। व्यवहारिक मतलब इसका प्रयोग कर सकते हो, ये व्यवहारिक है, यथार्थ रूप में रिजल्ट देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सभी प्रकार का मनोविज्ञान है। चलिए, निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है भैया? देखो, जो आदमी किसी जानवर पे प्रयोग करके उसके विचार और आचार और व्यवहार को बदल रहा है, जो आदमी किसी जानवर पे प्रयोग करके उसके आचार विचार और व्यवहार को बदल रहा है, वो व्यवहारिक कहलाएगा। जो व्यवहार को लालच देके बदल रहा है वो व्यवहारिक कहलाएगा। जो व्यवहार को डरा के बदल रहा है वो व्यवहारिक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें वॉटसन है, वॉटसन चूहे और बच्चों पे प्रयोग किए। स्किनर किस पे किए हैं? बिल्ली या कबूतर पे किए हैं। पावलाव किस पे किए हैं? कुत्ते पे किए हैं। ठीक है, पावलाव किस पे किए हैं? कुत्ते पे किए हैं, है ना। अब इसमें पावलाव क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत का प्रयोग किए जानवर पर, वाटसन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रयोग किए इंसान के बच्चे पर। ठीक है, और इसने क्या किया? इसने रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी या स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, स्किनर ने किया। ठीक है, चलो, विलियम वुंट नहीं है, विलियम वुंट व्यवहारवादी नहीं है। विलियम वुंट क्या है भैया? विलियम वुंट संरचनावादी, अभी पढ़े ना, संरचनावादी। विलियम वुंट किसकी संरचना का अध्ययन किए? चेतना या मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन किए। चेतना या मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन विलियम वुंट किए। सबसे पुराना संप्रदाय है किसका? आपके मनोविज्ञान का। इसके बाद आता है प्रकार्यवाद। चेतना की कार्य पर अध्ययन कौन किया है? विलियम जेम्स किया है, तो वो प्रकार्यवादी हैं, ये संरचनावादी हैं, बाकी सब व्यवहारवादी हैं। अगला, वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी कौन सी अवस्था में है? क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। अभी भी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से हिचकते हैं।
आपको बुखार दर्द के 50 डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट बहुत कम मिलेंगे। तो अभी अपने भ्रूण पैदा होने वाली अवस्था में, एकदम बच्चे की अवस्था में है, शैशव अवस्था में। ठीक है, चलिए, मनोविज्ञान का गर्भकाल कितने वर्षों का रहा है? 2000 वर्षों का रहा है। ठीक, चलो, लास्ट क्लास में पढ़े थे, शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसने दिया? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान बोल रहा है, मनोविज्ञान नहीं बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान बोल रहा है। मनोविज्ञान बोलता तो विलियम वुंड, विलियम जेम्स पे चले जाते। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसके बाद पावलाव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार, अभिक्षमता के अनुसार। अब जो आदमी नहीं पढ़ा है वो क्या बोल देगा? योग्यता के अनुसार। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान में बालकों का ध्यान उनके योग्यता, रुचि और क्षमता तीनों के अनुसार रखा जाता है। जैसी योग्यता, जैसी रुचि और जितनी क्षमता, वैसी उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है ना? शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है? ठीक है, तो शिक्षा और मनोविज्ञान में किसका? शिक्षा का आधार है मनोविज्ञान। अभी खूब चल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान। और एक टीचर को क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, जिससे वो बच्चों की रुचि, क्षमता, स्तर को समझे और उसके अनुसार क्या करे? शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो शिक्षा का आधार क्या है? मनोविज्ञान। अब कैसे? शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है जी? शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य है। उसके बाद इसी व्यवहार का अध्ययन किससे किया जाएगा? मनोविज्ञान से। किससे? मनोविज्ञान से। तो क्या हुआ? शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। शिक्षा से व्यवहार में परिवर्तन और परिवर्तन का अध्ययन मनोविज्ञान से किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा वर्तमान में कैसी है? बताइए, वर्तमान में शिक्षा कैसी है भैया? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्तमान में शिक्षा कैसी है? तो मैं बता दूं, वर्तमान में शिक्षा है बाल केंद्रित। वर्तमान में शिक्षा है बाल केंद्रित, है ना? जीन पियाजे जी ने कहा है, क्या बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा है। उसके बाद कहा गया एनसीएफ में, है ना, एनसीएफ में कहा गया क्या कि एनसीएफ एनईपी में कहा गया क्या कि आपका जो शिक्षा है वो बालकों के लिए बनी है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बालकों के लिए बनी है। तो बच्चा जैसे चाहेगा वैसे पढ़ेगा, है ना? बालक शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बालकों के लिए बनी है। तो केंद्र बिंदु कौन है? बालक है। ठीक है, तो वर्तमान में बाल केंद्रित है। पहले शिक्षा कैसे होती थी? पहले शिक्षा होती थी पाठ्यक्रम केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। पहले पाठ्यक्रम केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। शिक्षक आता था, पढ़ाता था, जो पढ़ाना पढ़ाता था, चले जाता था। लेकिन अब शिक्षा कैसी हो गई है? बाल केंद्रित। विश्व की दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने स्थापित की? आपको मैंने पढ़ाया, विश्व की दूसरी मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने स्थापित की। प्रथम जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। विलियम वुंट ने की थी। ठीक है, और दूसरी कौन की है? दूसरी की है आपके विलियम जेम्स। विलियम वुंट ने चेतना की संरचना को समझा, विलियम जेम्स ने चेतना के कार्य को समझा। विलियम वुंट संरचनावादी बन गए, विलियम जेम्स प्रकार्यवादी बन गए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का विभाव है, यह किसके द्वारा कहा गया है? मैंने बताया आपको कि भैया आप गांधी जी हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, उसके बाद विवेकानंद हो गए, जितने हिंदी अपने भारत के हैं इनकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, पूछता है। तो भैया शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का क्या है? आविर्भाव है। तो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। किसका है? विवेकानंद जी का। मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि भैया जो टैलेंट मनुष्य के अंदर पहले से विद्यमान है उसी को बाहर निकालता है शिक्षा। जो टैलेंट मनुष्य के अंदर पहले से है उसी को बाहर लाना क्या है? शिक्षा। तो इसी में कहा है मनुष्य पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव क्या है? शिक्षा है। ठीक है, चलो अब आ गया निषेधात्मक शिक्षा। बहुत बढ़िया लगता है ये इनको। क्यों? क्योंकि रूसो जी ने कहा स्कूल स्कूल भेजो ही मत बच्चे को। बचपन में हम भी सोचते थे कि स्कूल ना जाना पड़े, और आज देखो शिक्षक बनने के लिए मरे पड़े हैं, है ना। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि जिंदगी में जिस चीज को सबसे ज्यादा ना बोलोगे उसी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताना पड़ता है। ठीक है, यही है ना। दो तीन ठोक नियम है जिंदगी के। जैसे एक डर का नियम है, पंचायत में बोलते हैं ना प्रहलाद चचा कि डर का एक ही नियम है, जितना सोचोगे उतना डराएगा, कम सोचोगे कम डराएगा। तो भैया डर निकालिए और पढ़ाई चालू करिए, सब इधर उधर की बातें छोड़िए और पढ़ना चालू करिए। चलो निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा का जो संबंध है वो प्रकृतिवादी शिक्षा से होता है। किससे? प्रकृतिवादी विचारधारा से होता है। प्रकृतिवादी विचारधारा क्या है? प्रकृतिवादी विचारधारा बोलता है बच्चे को स्कूल मत भेजो, बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, वो खुद अपने अनुभव से सीखेगा, प्रकृति से। उसको जो करना है वो करेगा, उसको जो सीखना है वो सीखेगा। अगर आप बच्चे को स्कूल भेज दोगे तो बच्चा शिक्षक और पाठ्यक्रम में बंध जाएगा। जो पाठ्यक्रम में है मजबूरन उसको वही पढ़ना पड़ेगा, वही सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए रूसो ने प्रकृतिवादी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। बोला बच्चों को छोड़ दो पर्यावरण प्रकृति में, वो अपने अनुसार जिंदगी जीना सीख जाएगा। यहां शिक्षा का अर्थ जिंदगी जीने से है, ना कि किताबी ज्ञान से है। ठीक है, तो रूसो ने बोला बच्चों को प्रकृति में छोड़ दो, उसका मन करेगा वो धावक बन जाएगा, मन करेगा लकड़हारा बन करेगा, मन करेगा बढ़ई बन जाएगा, मन करेगा पायलट बन जाएगा। लेकिन आप बच्चे को स्कूल भेज दिए तो वो गिने चुने 10 पन्ने के पाठ्यक्रम को पढ़ेगा और कुछ नहीं बन पाएगा, उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कौन मानते हैं? प्रकृतिवादी मानते हैं। रूसो को भी बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं था, ये बुरी संगत का शिकार हो गए थे। इनकी पुस्तक एमिल वाला जो कहानी है उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो निषेधात्मक शिक्षा से रूसो बोलते हैं कि निषेधात्मक शिक्षा मतलब बच्चों को बुरी आदत से दूर रखना। बच्चों को बुरी आदत, है ना, बुरा माहौल, बुरा आचरण, ये सबसे दूर रखना और ये सब आचरण के बारे में बताना कि ये नहीं करना है, इसी को बोलते हैं निषेधात्मक शिक्षा। बच्चे को बुरा आचरण, बुरी आदत, बुरे व्यवहार, बुरे मनोविकार सबसे दूर रखना, ताकि वो क्या करे? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से सीख सके। ठीक है, चलिए बुरी आदत, बुरी गलतियों से बचाना ताकि वो सकारात्मक रूप से प्रकृति से सीख सके, है ना। ये है, तो यही है निषेधात्मक शिक्षा। और निषेधात्मक शिक्षा का संबंध रूसो से है और रूसो का है प्रकृतिवादी से। निषेधात्मक शिक्षा प्रकृतिवादी लोग बोलते हैं कि भैया बच्चों को बुरी आदत, बुरे चीजों से दूर रखो ताकि वो प्रकृति में सीख सके। अब एक बच्चे को आप प्रकृति में छोड़ दिए, स्कूल नहीं भेजे, अब वो नशा करना चालू कर दिया, तो कुछ सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा। तो उसको पहले निषेधात्मक शिक्षा दो कि ये सब काम नहीं करना है, उसके बाद वो प्रकृति से सीख पाएगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति क्या थी? रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति क्या थी? वर्तमान समय में रटकर सीखना, पुस्तकी ज्ञान, दोनों गलत है, ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है, इसको कभी उत्तर लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। रूसो क्या बोलते हैं? बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, बच्चा प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करके, व्यवहार करके
खुद सब चीज सीख जाएगा, बस बच्चे को निषेधात्मक शिक्षा दे दो, बुरी चीजों से दूर रखो, बाकी वो खुद सीख जाएगा। तो क्या बोलते हैं रूसो, बच्चा क्रिया करके सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? प्रयोजनवाद, सबसे पहले तो मैं बता दूं प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है। प्रयोजनवाद जो होते हैं इन लोग होते हैं व्यवहारवादी। व्यवहारवादी, व्यवहारवादी मतलब ये चीजों को करके, ये चीजों को करके व्यवहार में, व्यवहार मतलब ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड वो चीज काम करती है नहीं, टेस्ट करके देखते हैं, व्यवहारवादी। ठीक है, ठीक, व्यवहारवादी लोग क्या देखते हैं, व्यवहारवादी से कंफ्यूजन होगा आपको, मैं इसको बोल देता हूं व्यवहारिक। क्या? व्यवहारिक। व्यवहारिक, व्यवहारिक तौर पर ज्ञान का इन लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। प्रयोजनवाद क्या करता है, पूर्व पूर्व निश्चित सिद्धांत को नहीं मानता, पूर्व निश्चित सिद्धांत को नहीं मानता। यह क्या करता है, सिद्धांत को उपयोग कर उसकी सत्यता, सत्यता और व्यवहारिकता को जांचता है, व्यवहारिकता को जांचता है, सत्यता और व्यवहारिकता को जांचता है कि ये सही में काम कर रहा है नहीं। अगर आप बोल दिए 2 + 2 = 4, प्रयोजनवाद नहीं मानेगा, बोलेगा मैं नहीं मानता। जब मैं 2 + 2 करूंगा, 1 2 3 4 4 आएगा, तभी मैं मानूंगा कि 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। और ये 2 + 2 केवल यहां 4 नहीं होना चाहिए, पूरे स्थानों पर 4 होना चाहिए। यहां पे 4 हो रहा है, कहीं 3 हो गया तो वो नहीं मानेंगे। ये क्या करते हैं व्यवहारवादी लोग, पूर्व ज्ञान को नहीं मानते हैं, ज्ञान को स्वयं सिद्ध करके उसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता को जांचते हैं। ठीक है, और परिणाम आने पर ही संतुष्ट होते हैं। तो प्रयोजनवाद के जनक है आपके जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। ठीक है, वैसे तो ठीक है, चलो शिक्षा में प्रयोजनवाद, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक कौन है? जॉन डीवी। यहां शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में प्रयोजनवाद है जॉन डीवी। ठीक है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक है जॉन डीवी। और अगर नॉर्मल प्रयोजनवाद बोलोगे तो कौन है? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, है ना, प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, और शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी। प्रयोजनवाद यहां बोला है शिक्षा के संबंध में, तो जॉन डीवी को लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरे नॉर्मल प्रयोजनवाद को बोलोगे तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चलो अगला देख लेते हैं, सुकरात की विचारधारा क्या थी? बताओ, सुकरात की विचारधारा क्या थी? चलो एक देख लेते हैं। सबसे पहले सुकरात, सुकरात क्या थे जी? दार्शनिक थे, है ना। सुकरात के शिष्य क्या?
प्लूटो। प्लूटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर महान। ठीक है, तो सुकरात एक दार्शनिक थे और इनकी विचारधारा थी आदर्शवादी विचारधारा। कौन सी थी? आदर्शवादी विचारधारा। आदर्शवादी विचारधारा में क्या है? बच्चे को समाज का एक आदर्शवादी क्या बनाना है? हमको इंसान बनाना है, उसको समाज के अच्छे गुण सिखाने हैं, उसको नैतिकता सिखाना है, मूल्य सिखाना है, मोरालिटी सिखानी है, वैल्यूज सिखाना है। ठीक है, तो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना समाज का, वही क्या है? आदर्शवादी विचारधारा। एक आदर्श, एक आइडल व्यक्ति बनाना। तो प्राचीन समय में क्या होते थे? प्राचीन समय में यही बोला जाता था, भैया अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, आदर्शवादी इंसान बनो, है ना, आपका कोई आदर्श होना चाहिए, कोई आइडल होना चाहिए, अच्छा इंसान बनो। तो सुकरात क्या थे? आदर्शवादी। और आदर्शवादी क्या होते हैं? आदर्शवादी लोग मनुष्य को, बच्चे को एक समाज में अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। तो सुकरात कौन थे? आदर्शवादी थे। ठीक है, प्रकृतिवादी कौन है? रूसो हैं। प्रकृतिवादी कौन है? रूसो हैं। प्रयोगवादी कौन है? जॉन डीवी है। ठीक है, चलो, तो आदर्शवादी सुकरात। और आदर्शवाद के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता है प्लूटो, इनके शिष्य। आदर्शवादी सिद्धांत के जन्मदाता प्लूटो। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि आदर्शवाद का मुख्य मूल मंत्र क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सत्यम मतलब आदमी तार्किक होना चाहिए। ठीक है, सत्यम मतलब आदमी क्या होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए, उसको तर्क करना आना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। शिवम मतलब क्या है? वो शालीन होना चाहिए, समाज में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और सुंदरम मतलब क्या है? उसको कोई ना कोई कला आनी चाहिए, चित्रकारी, गायन, लेखन, कुछ भी आनी चाहिए। तो आदमी सबसे पहले तो दिमाग वाला हो, तार्किक हो, उसके बाद व्यवहार में भी अच्छा हो, और उसके बाद टैलेंटेड भी हो। तो यही सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवादी की क्या है? विचारधारा। आदर्शवादियों की विचारधारा है, मतलब इंसान को समाज का अच्छा आदमी बनाना। ठीक है, तो सुकरात की विचारधारा थी आदर्शवादी, इनके शिष्य थे प्लूटो, और इन्हें ने आदर्शवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया था। प्रकृतिवादी है रूसो, प्रयोगवादी है जॉन डीवी। ठीक है, अंतर्दर्शन का तात्पर्य क्या है? अंतर्दर्शन का तात्पर्य है अपने में देखना। अपने में देखना भैया, अपने अंदर अपना मूल्यांकन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। कौन? भारतीय शिक्षा शास्त्री। जी, अर्थशास्त्री बोल दिया। भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी कौन? जीन जैक्सन रूसो। निषेधात्मक शिक्षा के बाद क्या करना है? प्रकृति में छोड़ देना है, बच्चा खुद सीखेगा। तो इन्हीं की तरह सोचते थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, एक आधुनिक शिक्षा शास्त्री जो क्या थे? प्रकृतिवादी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए? सीटेट का पेटेंट क्वेश्चन है ये। अब आपको मैं बताया, सत्यम मतलब आदमी तार्किक होना चाहिए, है ना, तार्किक होना चाहिए आदमी का। शिवम मतलब व्यवहारिक होना चाहिए, सुंदरम मतलब कोई कला आनी चाहिए उसको। ठीक है, तो ये किसका? ये पाठ्यक्रम है। एक्चुअल में सत्यम शिवम सुंदरम पाठ्यक्रम है। किसका पाठ्यक्रम है? आदर्शवादी विचारधारा का। सत्यम शिवम सुंदरम किसका पाठ्यक्रम है? आदर्शवादी विचारधारा का। ठीक है, प्रकृतिवादी फिर से रूसो, मानवतावादी आवश्यकतावादी कौन जी? अब्राहम मेस्लो, है ना। क्या? 5 प्रकार की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मबोध की आवश्यकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी अच्छी क्लास जारी है। निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है। निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है जी? निषेधात्मक शिक्षा आदर्शवाद से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे को पहले दुर्गुणों से, बुरी आदतों से दूर रखना है और उसको प्रकृति में छोड़ देना है, ताकि वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से व्यवहार करके, इंटरेक्शन करके अपने शिक्षा का विकास कर सके। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के 25 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित।
मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, इन सभी का थ्योरी क्लास इसी तरह डिटेल में मेरे ही द्वारा पढ़ाया हुआ हमारे कोर्स में अवेलेबल है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को एक संपूर्णता देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को पारंगत करना चाहते हैं, अपनी तैयारी में धार लगाना चाहते हैं, अपने तर्कस में टू मेनी टाइप्स तीर रखना चाहते हैं, तो जरूर एक बार हमारे संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क करिए। काफी अच्छी तैयारी हम करा रहे हैं। नहीं तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, जैसी तैयारी करिए, लेकिन करिए, छोड़िए मत मौका। बीएड हो चुका है, टेट क्लियर है, एज है, भर्ती आ रही है, फॉर्म भरिए, पढ़ाई करिए, नौकरी लगिए, क्योंकि इसके बाद हालात और बद से बदतर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी वर्तमान व्यवस्था चल रही है, तो आप देख लो, बिजली बिल भी बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद पैसा नहीं है बोलते हैं, उसके बाद 33,000 से 5,000 भर्ती कर रहे हैं। इसी भर्ती के नाम पे एक कहावत आ गया छत्तीसगढ़ में, ऊंट के मुंह में, कहा हाथी के मुंह में सोहारी। इतना बड़ा हाथी और एक ठोक पूरी खिलाओगे ना, दांत में लटक जाएगा, उसके अंदर भी नहीं जाएगा पेट में। ये तो हमारी व्यवस्था है। ठीक है, करोड़ों का विधानसभा भवन बन रहा है, लेकिन शिक्षक की भर्ती नहीं होगी। जर्जर स्कूल गिर रहे हैं, बच्चे दब रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, हमारा बिल्डिंग तो करोड़ों का है, कैसे गिर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल इन सब चीजों को याद रखिए, है ना, याद रखिए कि आपके साथ क्या वादा हुआ था और क्या हो रहा है। और बिल्कुल आवाज उठाइए कि ठीक है, हम अभी एक चरण, और मैं ये भी बोलना चाहूंगा इस मंच से कि ये एक चरण का लॉलीपॉप देके आप चुप नहीं करा सकते। हमको पूरी 33,000 भर्ती चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, ऐसा हुआ एक चरण हो गया, उसी को खींच रहे हैं 2 साल, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप चरणबद्ध तरीके से बोल रहे हैं तो कम से कम हर 8 से 10 महीने में एक चरण तो दिखना ही चाहिए आपकी भर्ती का। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी आवाज उठा के रखिए। ये नहीं कि भर्ती आ गई 5,000 हम तो लग जाएंगे, अब छोड़ो भैया, और भी लोग हैं, क्या पता आप ही का नौकरी ना लगे। तो ऐसा बिल्कुल किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। हमको आंदोलन करना है और करते रहना है, आवाज उठाना है और उठाते रहना है। ठीक है, चलिए, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, है ना। आप देख सकते हैं 999 में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, सभी की पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। टेट का एग्जाम लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था, काफी लोग सेलेक्ट हुए थे, काफी अच्छे लोग सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक भर्ती की भी क्लास है, सहायक शिक्षक की भी है, टेट की भी है। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, किस हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और कल है आजादी का महोत्सव। आप अंग्रेजों से तो आजाद हो चुके हो, पर कुछ अंग्रेज आपके अंदर अभी भी है। एक है रील देखने वाला अंग्रेज, जो 2-2, 3-3 घंटे रील देख के बिता देता है। एक अंग्रेज है जो बहुत आलसी है, हर काम को बोलता है बाद में करूंगा। एक अंग्रेज है जो बहुत क्या है, दिमाग से कम है, जो अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो इन सब बुरी आदतों, बुरे अंग्रेज को अपने अंदर से निकालिए, अपने को आजाद करिए। महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाइए, सुभाष चंद्र बोस के विचारों को अपनाइए, भगत सिंह के विचारों को अपनाइए, स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाइए और क्रांति के साथ उतरिए भर्ती में। ठीक है, और पूरा गर्दा उड़ा दीजिए। नौकरी तो चाहिए, अब बोल के लीजिए कि रैंक से नौकरी लेंगे। पहले काउंसलिंग में घर आके लेके जाओगे, आ जाओ भैया ज्वाइन कर लो, इस टाइप से नंबर लाना है। ये नहीं कि दूसरे काउंसलिंग, तीसरे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नौकरी तो लेना है, लेकिन रैंक से लेना है दोस्तों, है ना। और एक डायलॉग हमेशा मारिए और उसको फुल फील करिए, जिस दिन हम पढ़ेंगे ना, उस दिन सिर्फ हम पढ़ेंगे। और इसका मतलब मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। अपने आसपास प्यार रखिए, अपने सहयोगियों से, अपने दोस्तों यारों से, अपने समाज से प्यार करिए, अपने देश से प्यार करिए, प्रकृति की सुरक्षा करिए, प्रदूषण कम करिए और एक अच्छा भारत बनाने में जरूर भागीदार बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।